प्यारे बच्चों, मेरे चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वेयर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। मतलब इस क्वेश्चन का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके 3 भाग हैं। ठीक है, तो रशिया में 1905 के पहले वहाँ पे क्या सोशल कंडीशंस थे, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थे और क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थे, ये हम लोगों को बताना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रशिया का सोशल कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। सोशल कंडीशंस ऑफ रशिया बिफोर 1905। इसका आंसर बताने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस में भी आपको कुल मिला करके 8 पॉइंट्स हैं और पॉलिटिकल कंडीशंस में भी आपको कुल मिला करके 6 पॉइंट्स हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट्स का ये आंसर हो गया। ये आंसर बहुत बहुत बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है कि आप इन सारे जो आंसर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ढूंढा है और ढूंढ करके यहाँ पे लिखा है, आप सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिखिए। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये इतने सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से 2-3 पॉइंट्स ही आपको लिखना है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आप समझ सकते हैं, अच्छा से इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, आप वही लिखिएगा। लेकिन नोटबुक्स पर आप क्या कीजिए कि सारे पॉइंट्स को लिखिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सोशल कंडीशंस ऑफ रशिया बिफोर 1905। इसका पहला पॉइंट है, वर्कर्स वेयर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम एंड अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। तो जो वर्कर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे और ये तो कहीं ना कहीं गांव से ही आकर के बसे थे शहरों में, जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। तो रहते थे फैक्ट्रीज़ में या शहर में, लेकिन इनका गांव से बहुत ही गहरा संबंध था, बहुत ही गहरा लिंक था। ठीक, और कुछ लोग तो शहर में आकर के परमानेंटली ही सेटल कर गए थे। पॉइंट नंबर 2, वर्कर्स वेयर डिवाइडेड बाई स्किल। तो स्किल के आधार पे वर्कर्स बटे हुए थे और इन सारे वर्कर्स में से जो मेटल्स का काम करते थे, मेटल वर्कर्स हैं, इनको थोड़ा सा एक ज़्यादा सम्मान मिलता था समाज में। तो मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स एमंग अदर वर्कर्स। तो दूसरे वर्कर्स की तुलना में ये लोग अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा सम्मानित महसूस करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। These divisions among workers showed themselves interests and manners too। और ये जो डिवीज़न था, जिन डिवीज़न में ये लोग बटे हुए थे, अलग अलग वर्कर जिन भाग में बटे हुए थे, ग्रुप में बटे हुए थे, इनके भी अपने अपने कुछ मैनर्स थे, जिन्हें इनके कुछ अपने ड्रेस थे, जिससे पकड़ा जा सकता था कि ये लोग जो हैं, ये मेटल का काम करने वाले जो लोग हैं, ये कॉपर का काम करने वाले लोग हैं, इस तरीके से। 4, some workers formed association to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few। ये जो वर्कर्स थे, जो शहर में रहते थे कारखानों में, तो इन लोगों ने अपना एक संघ बना लिया था, एक संगठन बनाया था। ठीक है, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आता था, मतलब कोई वर्कर था, उसको काम से निकाल दिया जाता था या उसे पैसों की ज़रूरत होती थी, तो ये लोग उन्हें हेल्प किया करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे जो एसोसिएशंस थे वो बहुत कम थे, वेरी फ्यू था। ठीक है। 5, Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissals or working conditions। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही जो वर्कर्स थे अलग अलग समाजों में या अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता था तो वो सारे वर्कर्स जो थे वो यूनाइट हो जाते थे और एक होकर के हड़ताल पे चले जाते थे। ठीक है, ऐसा तभी होता था जब वो एम्प्लॉयर्स के साथ, यानी कि जो फैक्ट्री के जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है या जो उनके ऑनर्स हैं, उनके साथ कुछ मतभेद होता था, जैसे वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, सैलरी को लेकर के जब कुछ मतभेद होता था तो ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते थे। 6, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र या वैसा क्षेत्र जो शहर से बाहर है। ठीक है, उसे कंट्री साइड कहते हैं। और पीजेंट्स का मतलब होता है कि वैसे
मज़दूर, वैसे वर्कर्स जो कि खेतों में काम करते हैं उन्हें पीजेंट्स कहा जाता है। इनका खुद का अपना लैंड नहीं होता है, ये दूसरों के लैंड पर खेती करते हैं, या इनका अपना लैंड होता भी है तो इतना कम होता है कि उससे इनका काम नहीं चल सकता है, तो ऐसे लोगों को पीजेंट्स कहा जाता है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो कंट्री साइड्स था, तो कंट्री साइड्स में ज़्यादातर जो लैंड्स थे उस पर कल्टिवेशन जो था पीजेंट्स किया करते थे, फार्मर्स नहीं किया करते थे, ठीक है। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज़, तो ये जो मजदूर वर्ग था जो खेतों में काम करता था, पीजेंट्स थे, ये ज़्यादा यही सारा खेत को जोतते थे और उस पर कल्टिवेशन करते थे। लेकिन इन खेतों के मालिक लोग जो थे वो थे नोबिलिटीज़ थे, और क्राउन यानी राजघराना जो राजा का परिवार था उन लोगों के पास, और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो चर्च था, ठीक है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन उस पर ये लोग कल्टिवेट नहीं करते थे, कल्टिवेट जो वहाँ के मजदूर किया करते थे। 7. Like workers, peasants too were divided. They were deeply religious. They pulled their land together periodically and they commune divided it accordingly to the needs of individuals families. अब जैसे वर्कर्स शहरों में थे, कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले थे, उसी तरीके से गाँव में पीजेंट्स थे, और पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। इनका भी अलग अलग समाज में अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, और ये लोग डीपली रिलीजियस थे, ये काफ़ी धार्मिक लोग हुआ करते थे, और ये लोग मिल करके जो अपने खेतों पर खेती करते थे पीरियोडिकली, कि इस बार हमारी बारी है, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, उसके बाद तीसरे की बारी आएगी, इस तरीके से मिल करके और ये लोग खेती करते थे। और इन लोगों ने एक कम्यून बना रखा था, एक समाज बना रखा था, और उसके अंतर्गत जब प्रोडक्शन होता था तो जिस फैमिली को जितनी ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से जो अनाज था, जो प्रोडक्शन था, उसको ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। तो ये था सामाजिक कंडीशन। अब हम लोग रशिया का पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रशिया बिफोर 1905। 1. About 85% of Russia's populations were agriculturalists at the beginning of the 20th century। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो रशिया का 85% जो पॉपुलेशन था वह खेती में लगा हुआ था। पॉइंट 2, कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ऑन नीड्स एंड रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो कल्टिवेटर्स थे यानी जो खेती करने वाले जो लोग थे, ये लोग अपने लिए भी खेती करते थे और मार्केट के लिए भी खेती करते थे, मतलब ये लोग उसको बेचते भी थे अनाज को। और उस समय में रशिया जो था बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था अनाज का, ठीक है, ये दूसरे देशों में रशिया से अनाज बिकने के लिए जाता था। 3. इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। कि इंडस्ट्रीज़ की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, कहीं कहीं कुछ एकाध इंडस्ट्रीज़ पाए जाते थे, और ज़्यादातर ये 2 शहरों में पाए जाते थे, एक सेंट पीटर्सबर्ग में और दूसरा मॉस्को में। पॉइंट 4, क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड एलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। छोटे छोटे कारीगर जो थे वो अपने घरों में ही उनका वर्कशॉप था, या घर के आसपास में इनका वर्कशॉप हुआ करता था जहां ये लोग काम करते थे, लेकिन उसके साथ में ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी थीं जहां पर काम हुआ करता था। 5. बाई 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स। 1900s तक जो था फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे और जो कारीगर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनकी जो जनसंख्या थी लगभग बराबर थी। 6. मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी यानी कि ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ थे वो प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी थी, मतलब प्राइवेट लोग जो थे उन्होंने कारखाना खोल करके रखा था, ठीक, कोई सरकार ने कोई कारखाना खोल करके नहीं रखा था। हाँ, सरकार काम क्या करती थी कि इन फैक्ट्रीज़ के ऊपर में सुपरविज़न करती थी, नज़र रखा करती थी, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे सरकार का, गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ पे जा कर के इंस्पेक्शन किया करते थे, इन पे नज़र रखते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे ये उन पे अच्छी तरीके से नज़र नहीं रख पाते थे, और जो फैक्ट्रीज़ के जो ऑनर्स थे, जो उनके मालिक थे, वो रूल्स को आसानी से तोड़ दिया करते थे। 7. Many factories were set up in the 1890s. Vienna, Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. 1890s के आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया गया। वियना से लेकर के रशिया तक एक रेलवे नेटवर्क बनाया गया जहाँ पे रेलगाड़ी आ सकती थी, जा सकती थी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स किया गया, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि विदेशी लोग रशिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करते थे, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को खोलते थे। पॉइंट नंबर 8,
और इसके चलते क्या हुआ कि कोल प्रोडक्शन जो था वो दुगना हो गया। और आयरन एंड स्टील, यहाँ ईरान लिखा हुआ है, ईरान का स्पेलिंग यहाँ पे आयरन होगा और स्टील का स्पेलिंग भी गलत है, STAL होगा, STEAL होगा, ठीक है। तो स्टील की जो आयरन और स्टील की जो प्रोडक्शन थी वो क्वाड्रपल्ड हो गई, यानी 4 गुना बढ़ गई, और कोयला का प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ गया था। अब हम लोग रशिया में 1905 के पहले जो पॉलिटिकल कंडीशंस था हम लोग उसके बारे में समझेंगे। 1 बिफोर 1905, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1905 होगा। बिफोर 1905 रशिया वाज एब्सोल्यूट मोनार्की विथ ज़ार निकोलस II एज इट्स मोनार्क, ही वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो 1905 के पहले रशिया जो था वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है। वहाँ पे राजा रूल किया करता था और राजा के हाथ में ही सारा पावर था, और जो राजा था उसका नाम था ज़ार निकोलस II, ठीक है। और वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह नहीं था, ठीक है। वो जो भी करता था, मन करता था, और उसे पार्लियामेंट या किसी को भी जवाब देने का उसके पास ये नहीं था कि जवाबदेही नहीं थी कि हाँ भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, और ये जो स्थिति थी, यानी जो एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी रशिया में, इस स्थिति को जो लिबरल्स थे वो हटाना चाहते थे। हटा करके इस सिस्टम को वहाँ पर एक डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, और इसमें वहाँ के सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज जो थे उनकी हेल्प कर रहे थे। दे वर्कड विथ पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो थे लिबरल्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, ये वहाँ के पीजेंट्स थे, यानी किसान जो थे, भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, खेतीहर मजदूर, और जो कारखानों में काम करने वाले वर्कर्स के साथ मिल करके ये चेंजेस लाना चाहते थे। और देश में यानी रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलना चाहिए, ना कि राजा के बोलने से देश चलना चाहिए, राजा की इच्छा से देश नहीं चलना चाहिए। पहले के 2 पॉइंट्स को हमने देखा कि पीजेंट्स और वर्कर्स की हेल्प से जो लिबरल्स थे और सोशल डेमोक्रेट्स थे वे रशिया में चेंजेस लाना चाहते थे, एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे। और इन लोगों को और भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसे जो वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं। यहाँ नेशनलिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, उस समय रशिया भी कुछ देशों को अपना कॉलोनी बना करके रखा था, कुछ देशों को अपना गुलाम बना करके रखा था, और उन देशों में जो आज़ादी की मांग चल रही थी, आज़ादी की जो मांग करने वाले जो लोग थे, संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, उन्हें नेशनलिस्ट कहा जाता था, ठीक है। तो रशिया में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, इस एब्सोल्यूट मोनार्की को चेंज करके वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे वहाँ के लिबरल्स, पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिल करके। इनको नेशनलिस्ट्स का भी सपोर्ट मिल रहा था और जदीडिस्ट्स का भी सपोर्ट मिल रहा था। ये जदीडिस्ट कौन थे? ये मुस्लिम्स थे जो समाज में एक नया प्रकार का मॉडर्नाइज इस्लाम लाना चाहते थे। 4. नोबिलिटी यूज देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। अब राजा के जो ऑफिसर्स थे या जो मिनिस्टर्स थे वो अपना पावर और पोजीशन एंजॉय करते थे राजा के रहम पर, यानी राजा के भरोसे। मतलब वो राजा की जितनी ज़्यादा जी हुजूरी करते थे, राजा उनको उतना ज़्यादा पावर और पोजीशन दे दिया करता था। और इनका चुनाव लोकल पॉपुलैरिटी से नहीं होता था, मतलब लोग इनको नहीं चुनते थे, राजा चुनता था। मतलब डेमोक्रेसी की कहीं कोई जगह नहीं थी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वेर इलीगल इन रशिया। रशिया में सारे पॉलिटिकल पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट्स। लेकिन फिर भी जो सोशलिस्ट थे उन लोगों ने 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना किया था जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि मार्क्स के आइडिया पर, कार्ल मार्क्स के आइडिया पर इस पार्टी को बनाई गई थी। लेकिन ये इलीगल था। लेकिन ये इलीगल होते हुए भी ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और इनका खुद का अपना न्यूज़पेपर था जिसे ये लोग निकाला करते थे और अपनी आइडियोलॉजी को फैलाते थे। पॉइंट 6. सोशलिस्ट फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। और इसी तरीके से 1900 में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाया, जो कि ये भी इलीगल था। हु वेयर एक्टिव इन कंट्री साइड। ये ज़्यादातर ये लोग एक्टिव थे कंट्री साइड में, यानी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा एक्टिव थे। इसमें पीजेंट्स ज़्यादा थे, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्टी यहाँ देखिए वर्कर्स लिखा हुआ है, तो ये वर्कर्स की पार्टी थी। लेकिन ये वाली जो पार्टी थी ये पीजेंट्स की पार्टी थी। और इनका ये डिमांड था कि जो नोबेल्स थे, जमींदार थे, राजा के ऑफिसर्स थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो खुद खेती नहीं करते थे, तो उनसे ज़मीन ले करके ये किसानों को या भूमिहीन किसानों को या खेतीहर मजदूरों को ज़मीनें दे दी जाए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917? 1917 के पहले यूरोप और रशिया के जो वर्किंग पॉपुलेशन था उनमें क्या अंतर था, वो लोग किस तरीके से एक दूसरे से अलग थे। आइए इस टेबल के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। इस तरफ मैंने रशिया लिखा है और इस तरफ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में लिखा है। तो क्या अंतर था? मेन अंतर यही था कि रशिया में 85% जो लोग थे वो खेती में लगे हुए थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। लेकिन यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। ये जो था वहाँ सिर्फ 40 से 50% ही था, जबकि यहाँ पर 85% था रशिया में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? 1970 में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी जो राजा था उसका पूरा राजपाट जो था वो कोलैप्स कर गया, ढह गया। क्यों, ये पूछा जा रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका पहला आंसर दिया हुआ है, एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार कंटिन्यूड ज़ार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो जो राजा था वो वहाँ की पार्लियामेंट, जिसे ड्यूमा कहते हैं, उससे कंसल्ट नहीं किया और उसने अपने देश को फर्स्ट वर्ल्ड वार में झोंक दिया था, जिसके चलते लोग नाराज़ थे। पॉइंट 2, रशियाज़ आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ओवर 7 लाख कैजुअलिटीज़ बाई 1917। और जैसा कि राजा ने रशिया की आर्मी को फर्स्ट वर्ल्ड वार में झोंक दिया, इसके चलते बहुत बड़ा झटका लगा रशिया को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, और जिसमें 70 लाख लोग मारे गए। 3, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया की आर्मी हारने लगी तो रशिया की आर्मी पीछे अपने देश की तरफ मुड़ने लगी, और जब ये पीछे भागने लगी, वापस आने लगी, तो इन लोगों ने रास्ते में आने वाले जितने भी क्रॉप्स थे और जितने भी बिल्डिंग्स थे सब में आग लगा दिया और सबको तहस नहस कर दिया। ठीक है, जिसके चलते रशिया में ही 30 लाख रिफ्यूजीज़ हो गए। इसके चलते भी रशिया की जनता बहुत नाराज़ चल रही थी। 4, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कूदने के कारण रशिया का बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके चलते वहाँ के राजा और वहाँ की सरकार की बड़ी बदनामी हुई, और सोल्जर्स भी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे जिनमें उनकी हार सुनिश्चित हो। 5, रशियाज़ ऑन इंडस्ट्री वेयर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज एंड इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। वहाँ पर जो कल कारखाने थे, इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, बहुत कम नंबर में था, और इस वार में कूदने के कारण क्या हुआ कि जर्मनी ने उसका रास्ता काट दिया, ब्लॉक कर दिया, और उन फैक्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा था और वो फैक्ट्रीज़ भी बंद हो गई थीं। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, और रेलवे लाइन्स भी ब्रेक डाउन होने लगा। 6, able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortages and a small workshop producing essentials were shut down. अब जब लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाने लगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो गाँव से लोगों को बुलाया जाने लगा। एबल बॉडीड का मतलब जिनके हाथ पैर सही सलामत थे, उन्हें बुलाया जाने लगा युद्ध लड़ने के लिए, और जिसके चलते गाँव में लेबर का शॉर्टेज हो गया और जो वर्कशॉप थे उन्हें बंद कर देना पड़ा, जिसके चलते भी गाँव के लोग बड़ा नाराज़ चल रहे थे। 7, supplies of grain were sent to feed army for the people in the cities. Bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riot at bread shops were common. अब जो युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में जो आर्मी लगी हुई थी उनको खिलाने के लिए सारा अनाज भेज दिया जा रहा था, जिसके चलते शहरों में और गाँवों में अनाज की भारी कमी हो गई। ठीक, और अनाज या ब्रेड जो था, फ्लोर और ब्रेड यहाँ लिखा हुआ है, ये मिल नहीं रहा था। इसकी कीमतें बहुत तेज़ी से आसमान छूने लगी। ठीक, और रोटी के चलते जगह जगह पर ब्रेड शॉप्स पर जहाँ पे रोटियाँ बिकती थी वहाँ पे दंगे फसाद देखे जाया करते थे। 8, पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी आर अपोज टू द ज़ार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा। यहाँ पर वी नहीं होगा, दे होगा। अब जो वहाँ की पार्लियामेंट थी वो चाहती थी कि इस परिस्थिति में भी जो गवर्नमेंट है उसको प्रिजर्व रखा जाए, पार्लियामेंट को रखा जाए और जो सरकारें हैं उसको भी रखा जाए, लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था। राजा चाहता था कि पार्लियामेंट को हटा दिया जाए। ठीक है। पॉइंट 9, एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट, हैवी स्नो, वेरी कोल्ड टेम्परेचर, फूड शॉर्टेजेस लीड्स टू वर्कर्स स्ट्राइक। अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ गिर रहा था, बहुत टेम्परेचर कम हो चुका था और भोजन की भारी कमी हो गई थी, जिसके चलते जो मज़दूर वर्ग था वो बहुत परेशान चल रहा था और उसने स्ट्राइक कर दिया।
और इस स्ट्राइक में गवर्नमेंट ने भी उनको जवाब दिया और गवर्नमेंट ने कैवलरी को और पुलिस को बुलाया और लोगों के ऊपर कर्फ्यू लाद दिया गया। और इसके जवाब में जो सेना थी, सेना ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में क्या हुआ कि ज़ार था वो डर गया और सरकार भी डर गई, ठीक। और ज़ार को अपने कमांडर की सलाह पर अपना जो पद था यानी जो राजा की कुर्सी थी उसे छोड़ना पड़ गया। और इस तरीके से रशिया में एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी यानी एब्सोल्यूट मोनार्की जो था, राजा था, उसका जो राजतंत्र था वो ढह गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में पूछा जा रहा है कि मेक 2 लिस्ट्स, one with the main events and the effects of the February Revolution and the other with the main events and effects of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history. इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में 2 इवेंट का जिक्र है। एक पहला इवेंट है फेब्रुवरी रेवोल्यूशन और दूसरा इवेंट है उसका नाम है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बारे में लिखना है कि क्या क्या घटनाएं घटी और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। फिर उसी तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन के ऊपर भी लिखना है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में कौन कौन सी घटनाएं घटी और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। इसका क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा है, मैंने इस पर एक टेबल बना दिया है रॉज एंड कॉलम्स में। एक तरफ मैंने इवेंट्स रखा है और एक तरफ मैंने उसका इफेक्ट रखा है, इस तरीके से, ठीक है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेब्रुवरी रेवोल्यूशन को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेजेस वेयर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स, वेरी कोल्ड विंटर विथ एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो, जार वाज डिसाइड टू डिसॉल्व द ड्यूमा। फरवरी 1917 था, भोजन की भारी कमी थी और जो वर्कर्स थे वो काफ़ी परेशान थे, जाड़ा का महीना चल रहा था और बर्फ़ गिर रहा था, ठीक है। और ऐसे में जो जार था वो पार्लियामेंट को ख़त्म करना चाहता था, उसे डिसॉल्व करना चाहता था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? On 22nd February a lockout took place at a factory on the right bank, ठीक है। राइट बैंक यानी जो वहाँ नदी थी जिसका नाम नीवा था, नीवा के राइट बैंक पर सारी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थीं। उसके एक फैक्ट्री में क्या हुआ, लॉकआउट कर दिया गया, मतलब उसमें ताला लगा दिया वहाँ के वर्कर्स ने। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी। और अगले ही दिन क्या हुआ कि देखते ही देखते बाकी की 50 फैक्ट्रियों के जो वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए उनकी सिंपैथी के लिए। In many factories, women lead the way to a strike. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital. The Nevsky Prospects, the fashionable quarter and official buildings were surrounded by the workers. और ये सब जो कुछ हो रहा था स्ट्राइक, इसमें महिलाएं भी बड़ा बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही थी। और जो नदी था, नदी का नाम था नीवा। नीवा के लेफ्ट साइड में राजा का महल था, सरकार के ऑफिसेस थे और जो बड़े बड़े जो नॉबिलिटीज़ थे, जो फैक्ट्रीज़ के जो ऑनर्स थे उनका घर हुआ करता था, बड़े आलिशान मकान हुआ करते थे। और राइट साइड में फैक्ट्रीज़ थीं और मज़दूर रहा करते थे। ये मज़दूर उस नदी को पार करके वो जो अमीर लोग थे उनके घरों को इन लोगों ने घेर लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। तो जब ये वर्कर्स नदी पार करके नदी के लेफ़्ट साइड चले गए और वहाँ के जो महंगे महंगे आलिशान घर थे उनको घेर लिया, तब सरकार ने वहाँ पर कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया। द गवर्नमेंट इम्पोज ए कर्फ्यू, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th फरवरी। तो जैसे ही कर्फ्यू लागू किया गया, कर्फ्यू में तो कोई ग्रुप में नहीं रख सकता है, ग्रुप में रहिएगा तो गोली मार दी जाएगी। तो जो डिमोन्स्ट्रेटर्स आए थे वो डिस्पर्स्ड होकर बिखर के इधर उधर शाम तक चले गए, लेकिन वो अगले दिन 24 और 25 फरवरी को फिर वापस आ गए। अब गवर्नमेंट क्या करती है देखते हैं। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये लोग तो दोबारा आ गए कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद भी। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, कैवेलरी को बुलाया। कैवेलरी का मतलब होता है जो घुड़सवार पुलिस होती है, उसे बुलाया गया और कहा गया कि आप लोग इनके ऊपर नज़र रखिए। और संडे को 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ड्यूमा था यानी जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसका नतीजा देखते हैं क्या होता है। डिमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26th एंड 27th। द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड। तो ये कैवेलरी को बुलाया गया, सख्ती से पेश आया गया, लेकिन डिमोन्स्ट्रेटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये लोग वापस दुगनी और ज़्यादा फोर्स के साथ सड़कों पर आ गए। और ये लोग क्या किए कि जो वहाँ पुलिस का हेड क्वार्टर्स था
उसी पर इन लोगों ने धावा बोल दिया, उसी पर इन लोगों ने अटैक कर दिया और उसे लूट लिया। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विद पीपुल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। अब ये लोग सड़कों पर भर गए, पूरा सड़क जो था वो मजदूरों से और वर्कर से भरा हुआ था और ये लोग चिल्ला चिल्ला करके ब्रेड्स, वेजेस, बेटर आर्ट्स और डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन। अब सरकार ने फिर से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश किया और कैवेलरी पुलिस को दोबारा बुलाया गया। तो क्या होता है, However, the cavalry refused to fire on the demonstrator। अब सरकार ने जिस कैवेलरी को बुलाया था इनको कंट्रोल करने के लिए, वो कैवेलरी ही इनकी बात मानने से मना कर देती है और इसी समय एक ऑफिसर को गोली मार दिया जाता है। मतलब जो नीचे के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो अपने सीनियर ऑफिसर को ही गोली मार देते हैं। An officer was shot at the barracks of the regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers। ठीक है। बाई दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स आर गैदर्ड टू फॉर्म सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। दिस वाज पेट्रोगेट सोवियत। और जो सारे वर्कर्स थे, सारे सोल्जर्स थे, वो सारे मिल जाते हैं और मिल करके वो एक काउंसिल बनाते हैं जिसे कि सोवियत कहा जाता है और ये उसी बिल्डिंग में जा करके बैठ जाते हैं जहाँ पे ड्यूमा ऑर्गेनाइज था, मतलब जो पार्लियामेंट थी रशिया की, वहाँ पे वो लोग बैठ करके अपना डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या करना है, जिसे पेट्रोगेट सोवियत कहा जाता है। आगे देखते हैं राजा क्या करता है। जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर। अब वहाँ का जो राजा था, राजा का जो सेना था और उस सेना के जो सेनापति थे, मिलिट्री कमांडर, उन्होंने राजा को सलाह दिया कि सिचुएशन सर हाथ से निकल चुकी है, अब आप त्यागपत्र दे दीजिए, अपनी कुर्सी को छोड़ दीजिए। अब राजा जब हट जाता है तब क्या होता है, सोवियत लीडर्स formed a provisional government to run the country by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage। अब राजा के हटने के बाद सारे सोवियत लीडर्स थे, वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्प्रोरी, तो देश को चलाने के लिए वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं जो देश के लिए एक संविधान तैयार करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और वहाँ पर एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का सिस्टम लागू किया जाता है, मतलब सारे लोग वहाँ पर वोट देंगे। ठीक है। आइए इसी तरीके से अब हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी और उसके क्या क्या प्रभाव हुआ। सबसे पहले सितंबर 1917 में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स ग्रू। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, इसके बीच में और जो बोल्शेविक्स थे उनके बीच में जो मतभेद था वो बढ़ते चला गया और ये मतभेद काफ़ी गहरा गया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या हुआ। पहला, लेनिन बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेनिन जो था एक विद्रोह, अपराइजिंग का मतलब होता है रिवोल्ट, वो एक रिवोल्ट की रणनीति बनाने लगा इस सरकार के खिलाफ। 2, अब जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे और आर्मी में जो सोल्जर्स थे, जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, उनको एक जगह पर लाया गया, उनको जमा किया गया, उन्हें जोड़ा गया। 3, और लेनिन इन सारे लोगों का नेतृत्व करता हुआ मना रहा था कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट है उसको सीज कर लेना है, उसकी ताकत को, उसकी पावर को, अधिकारों को जब्त कर लेना है। 4, इस तरीके से मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को बनाया गया और इसके जो हेड थे उनका नाम था लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे रसिया के, उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो अपनी आर्मी पे नज़र रखने के लिए शहर से बाहर गए और उनके कहने पर जो वहाँ की आर्मी थी उसने बोल्शेविक्स के 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को कंट्रोल में ले लिया, उसे जब्त कर लिया। और विंटर पैलेस जो था, जहाँ राजा का जो महल था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की जो ट्रूप्स था, मिलिट्री था, उसे ऑर्डर दे दिया। ठीक है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है इधर। ठीक है। पहला, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर लो और सारे मंत्रियों को अरेस्ट कर लो। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर बोल्शेविक न्यूज़पेपर को सीज कर लिया गया। तो यहाँ पर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, ठीक है, ये बोल्शेविक लोगों की कमेटी थी, इसने ऑर्डर दिया कि सरकार को ही सीज कर लो और सारे मंत्रियों को अरेस्ट कर लो। पॉइंट 2, वेसल का मतलब यहाँ पर होता है शिप्स, यानी पानी का जहाज, और निवा वहाँ की नदी का नाम था। ठीक है। तो सारे जो वर्कर्स थे वो वेसल से या पानी के जहाज़ से तैर करके लेफ़्ट साइड में आ गए और ज़्यादातर जगहों पर उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। पॉइंट 3,
और रात होते होते यानी एक ही दिन में पूरा का पूरा शहर बोल्शेविक्स के कब्जे में आ गया और सारे मिनिस्टर्स जो थे वो लोग सरेंडर कर चुके थे। 4. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड प्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। अब ये जो रशियन कांग्रेस थी पेट्रोग्रेड का, इन लोगों ने इस बोल्शेविक एक्शन को ओके कह दिया कि हाँ जो हुआ सो ठीक हुआ। 5. अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। और इसको देखते हुए पूरे शहर में क्या हुआ, पूरा शहर नहीं पूरे देश में, देश के दूसरे शहरों में भी इस तरह का विद्रोह हुआ और मारपीट भी हुई, दंगा फसाद भी हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ कि बोल्शेविक्स की ही जीत हुई और इन लोगों ने मॉस्को और पेट्रोग्रेड वाला जो एरिया था इसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि व्हाट वेयर द मेन चेंजेस ब्राउट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इन रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, तो इन रेवोल्यूशंस के बाद बोल्शेविक्स ने क्या क्या चेंजेस लाए उसे बताना है। तो जो सबसे पहला चेंजेस है, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। नेशनलाइज्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कोई चीज़ ले लेती है तो उसे नेशनलाइज्ड बोलते हैं। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ और बैंक्स थे, ये इंडिविजुअल किसी न किसी लोगों की प्रॉपर्टी थी, इसे सरकार ने जब्त करके अपने अंडर में ले लिया। पॉइंट 2, जो लैंड था वो किसी न किसी लोगों की प्रॉपर्टी थी, उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पूरा सामाजिक प्रॉपर्टी है, ये सबका है, किसी एक आदमी का नहीं है। एंड प्रेजेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंट्स नहीं होगा, यहाँ पर पीजेंट्स होगा। पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और जो पीजेंट्स थे यानी कि जो गरीब मजदूर थे खेतों में काम करने वाले, उन्हें ये परमिशन दे दिया गया कि जाओ और जो बड़े ज़मींदार लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो ज़मीनें हैं, उनको तुम अपने कब्जे में ले लो। 3, शहरों में क्या हुआ कि जो बोल्शेविक्स थे वो बड़े बड़े घर को उन लोगों ने कब्जा कर लिया। जैसे कि कोई फैक्ट्री था, फैक्ट्री के जो ऑनर था उसका बहुत बड़ा आलीशान मकान था, उस मकान पे कब्जा कर लिया गया और उस मकान को पार्ट पार्ट में भाग करके जो गरीब मजदूरों की फैमिली को उसमें बसा दिया गया। 4, जो ऊंचे जाति की जो लोग थे उन्हें जो टाइटल समाज में मिला हुआ था उसे बैन कर दिया गया। 5, टू assert the changes, new uniforms were designed for the army officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen। 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जहां तरह तरह के कपड़ों का प्रदर्शन किया गया और आर्मी की जो यूनिफॉर्म था उस यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया गया, वहां पर एक नए प्रकार का सोवियत हैट डिज़ाइन किया गया। 6, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 7, 1917 के नवंबर में बोल्शेविक्स ने एक इलेक्शन कंडक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना के लिए, लेकिन उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, राइट ए फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुलाक्स के बारे में कुछ लिखना है। आइए पहला पॉइंट, रशिया के समृद्ध किसान जो थे उन्हें कुलाक्स कहा। अगला पॉइंट, इन 1928 पार्टी मेंबर्स स्टूड टू देम सुपरवाइजिंग इन्फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस। 1928 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके मेंबर्स जो थे वो कुलाक्स के एरिया में गए और जा कर के वहाँ पर उन लोगों से ज़बरदस्ती कलेक्टिवाइजेशन करवा रहे थे। पॉइंट 3, वहाँ की गवर्नमेंट को लगता था, जो नई नई कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसके गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि अगर देश में खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर है उसको ठीक तरीके से चलाना है, इंडस्ट्रीज़ के बराबर में चलाना है, तो इन कुलाक्स को ख़त्म करना होगा और इनके ऊपर काफ़ी ज्यादती किया जाता था। अगला जो टॉपिक है डूमा, उसके ऊपर में कुछ लिखना है। पहला पॉइंट, तो 1905 का जब रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय जो था राजा डर करके उसने एक पार्लियामेंट का गठन किया था जिसे कि डूमा कहा जाता था। 2, ज़ार ने 1905 रेवोल्यूशन से घबरा करके डूमा का स्थापना तो कर दिया था, लेकिन उसने 75 दिनों में ही उसे डिज़ोल्व कर दिया और उसके बाद एक नई डूमा जो बनाया तो उसे भी उसने 3 महीने के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेयर केप्ट आउट। और जो उसने तीसरा डूमा बनाया यानी जो तीसरी पार्लियामेंट का गठन किया तो उसमें भी उसने सिर्फ कंजर्वेटिव लोगों को रख दिया, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को उसमें रखा ही नहीं था। आइए हम लोग अगला टॉपिक को बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में जो हड़तालें हुई तो उसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। दे ऑफन इंस्पायर्ड देयर मिल्क नहीं होगा यहाँ पर मेन होगा, ठीक है,
मेन कोवर्कर्स एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री। एक लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री था, तो वहाँ पर भी जब स्ट्राइक हुआ तो महिलाएं ही आगे आगे थीं, और जबकि महिलाएं ही जो मेंस थे यानी पुरुष थे उसको प्रेरणा दे रही थीं। 2. मार्फा वसीला। मार्फा वसीला एक महिला का नाम था जो कि एक मशीन ऑपरेटर थी, ठीक है, एक फैक्ट्री में काम करती थी। इन्होंने क्या किया, काम करना बंद कर दिया और एक स्ट्राइक का आह्वान किया। Point 3. Women workers from another sections of the factory gathered around Marfa in support and gradually all the other women ceased working। और मार्फा का देख करके उससे प्रेरणा लेकर के बाकी दूसरे फैक्ट्री के जो महिलाएं थी उन लोगों भी उसके सपोर्ट में आ गई और उन लोगों ने भी स्ट्राइक किया। और सून द मेन डाउन देयर टूल्स। और इसको महिलाओं को देखते हुए जो पुरुष थे उन लोगों ने भी अपने औजार को नीचे रख दिया और इस भीड़ में शामिल हो गए और सड़कों पर उतर करके स्ट्राइक करने लगे। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, जो अगला टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है द लिबरल्स। ये लिबरल्स कौन थे? तो पहला पॉइंट, द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स। लिबरल्स समाज को बदलना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। और ये एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सारे धर्म के लोग मिलजुल करके रह सकें। लिबरल्स वेयर अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और जो लिबरल्स थे वो ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे, यानी राजतंत्र के खिलाफ थे। जो राजा का एक वंशवाद चला आ रहा था कि राजा के बाद राजा का बेटा ही रूल करेगा, वही देश चलाएगा, इसके वो विरुद्ध थे। 4 पॉइंट, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के खिलाफ जो इंडिविजुअल्स लोग थे, ठीक है ना, जो आम इंसान था उसको अधिकार मिले और सरकार उन अधिकारों की सुरक्षा करे, ठीक, ऐसा ये लोग चाहते थे। अगला पॉइंट, ये लिबरल्स चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, जैसा कि हमारे देश में होता है, ठीक है, और वही लोग कानून बनाएं। और इस कानून जो बनाएं तो इस कानून का जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब इस कानून की जो गारंटी है वो एक जुडिशरी दे, ठीक है, मतलब जैसा कि बिल्कुल हमारे देश में होता है। जुडिशरी कहने का मतलब कोर्ट, और कोर्ट पर किसी भी प्रकार का रूलर्स का और ऑफिशियल्स का कोई दबाव नहीं हो। अगला पॉइंट, लेकिन ये जो लिबरल्स थे ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ठीक, क्योंकि डेमोक्रेट्स चाहते थे कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन लिबरल सारे लोगों को वोट देने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। ये लोग चाहते थे कि सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिले और महिलाओं को इससे अलग रखा जाए, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेट्स चाहते थे कि नहीं, सबको वोट देने का अधिकार मिले। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।